नमस्कार। आज हमारे सामने भारतीय संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर कुछ नोट्स हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ये सिर्फ मतलब कानून की सूखी बातें नहीं है। ये वो वादे हैं जो संविधान ने भारत के लोगों से किए। एक तरह से कह सकते हैं कि ये हमारे देश का नैतिक कंपास है। नैतिक कंपास, बिल्कुल सही कहा, जो बताता है कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। हाँ। नोट्स के मुताबिक ये संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। जी। और दिलचस्प बात यह है कि ये आइडिया हमने आयरलैंड से लिया और उन्होंने इसे स्पेन से। तो ये एक तरह की वैश्विक समझ है कि एक अच्छे देश को कैसा होना चाहिए। बिल्कुल। पर यहीं पर इन नोट्स में शुरुआत में ही एक बहुत जरूरी बात साफ की गई है। आप बीएन राव की सलाह की बात कर रही हैं ना? हाँ, वही। संविधान सभा के सलाहकार बीएन राव का सुझाव था कि अधिकारों को 2 हिस्सों में बांटा जाए। अच्छा। एक, जिन्हें तुरंत लागू किया जा सके और जिनकी रक्षा अदालतें करें, वो बन गए हमारे मौलिक अधिकार। ठीक है। और दूसरे, वो लक्ष्य जिन्हें हासिल करने के लिए देश को संसाधनों और समय की जरूरत होगी, वो बने नीति निर्देशक तत्व। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते? नहीं जा सकते। फिर संविधान में लिखने का क्या मतलब हुआ? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का एक कोट भी है इन नोट्स में जी। कि ये तत्व लोक कल्याण, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करेंगे। तो अगर ये इतने जरूरी हैं, तो इन्हें लागू क्यों नहीं किया जा सकता? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इन नोट्स में दिए गए हर अनुच्छेद को एक-एक करके बारीकी से समझते हैं। बिल्कुल। और क्रम से चलना बहुत जरूरी है, ताकि हम देख सकें कि ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है अनुच्छेद 36 से। इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। ये तो काफी सीधा साधा लगता है। है तो सीधा, लेकिन बहुत जरूरी है। ये बताता है कि ये सारे निर्देश आखिर हैं किसके लिए। अच्छा, किसके लिए है? और परिभाषा वही है जो मौलिक अधिकारों के लिए है। मतलब केंद्र सरकार, संसद, राज्य सरकारें और यहाँ तक कि पंचायत और सरकारी कंपनियां भी, ये सब राज्य हैं। यानी इन सबको इन सिद्धांतों को ध्यान में रखकर काम करना है। बिल्कुल। ये उनका दायरा तय करता है। ठीक है, दायरा तय हो गया। लेकिन मेरे पहले वाले सवाल पर आते हैं। अनुच्छेद 37 नोट्स में साफ लिखा है, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं। तो फिर इनकी ताकत क्या है? क्या सरकारें इन्हें बस नजरअंदाज नहीं कर सकती? यही यही इन सिद्धांतों की सबसे दिलचस्प और अक्सर गलत समझी जाने वाली बात है। अच्छा। प्रवर्तनीय न होने का मतलब ये नहीं कि ये बेअसर हैं। अनुच्छेद 37 खुद कहता है कि ये सिद्धांत देश के शासन में मूलभूत हैं। मूलभूत। हाँ, मतलब गवर्नेंस की नींव है ये। और कानून बनाना राज्य का कर्तव्य होगा। तो ये कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, पर एक नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी है। नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी। सोचिए, हर 5 साल में सरकार को जनता के पास इन्हीं लक्ष्यों का रिपोर्ट कार्ड लेके जाना पड़ता है। अच्छा, तो ये एक तरह का घोषणा पत्र है जो संविधान ने हर आने वाली सरकार के लिए तैयार कर दिया है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है अनुच्छेद 38 जो कहता है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ये सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है। ये आदर्श ही तो संविधान की आत्मा है। ये सिर्फ न्याय की बात नहीं करता, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तीनों की। और इसमें बाद में ये भी जोड़ा गया कि राज्य आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। हाँ, हमारा जो कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट का पूरा विचार है, वो इसी अनुच्छेद से निकलता है। और आर्थिक न्याय की बात को आगे बढ़ाता है अनुच्छेद 39। इसमें तो कई बातें हैं, लेकिन जो बात आज भी सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है, समान कार्य के लिए समान वेतन। हाँ, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए। बिल्कुल। और ये अकेला नहीं है। अनुच्छेद 39 ये भी कहता है कि देश के संसाधनों का बंटवारा ऐसा हो जिससे सबका भला हो। ऐसा ना हो कि संपत्ति बस कुछ ही हाथों में सिमट कर रह जाए। तो अगर अनुच्छेद 38 कल्याणकारी राज्य की नींव है, तो अनुच्छेद 39 उस पर आर्थिक लोकतंत्र की इमारत खड़ी करने का ब्लूप्रिंट है। नोट्स में इसी के साथ एक और अनुच्छेद का जिक्र है, 39 का, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। हाँ, इसे बाद में 42वें संशोधन से जोड़ा गया था। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। कैसे? इसका मतलब है कि पैसों की कमी की वजह से कोई भी न्याय से दूर नहीं रहना चाहिए। आज जो हम लीगल एड या मुफ्त कानूनी सलाह की व्यवस्था देखते हैं, जी, उसकी जड़ें इसी अनुच्छेद में हैं। अब एक ऐसे अनुच्छेद पर आते हैं जिसके पीछे एक बड़ी वैचारिक बहस छिपी हुई है।
अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। नोट्स में एक छोटा सा इशारा है, गांधी वर्सेस अंबेडकर। ये क्या कहानी है? जी, ये इन नोट्स की बहुत गहरी पकड़ को दिखाता है। महात्मा गांधी का सपना ग्राम स्वराज्य का था। हाँ, वो तो कहते थे कि असली भारत गांव में बसता है। बिल्कुल। और वो सत्ता का विकेंद्रीकरण चाहते थे। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को एक डर था। क्या डर था? उन्हें डर था कि गांवों की सामाजिक संरचना, जहां जातिवाद इतना गहरा है, वहां स्थानीय शक्तिशाली लोग दलितों और पिछड़ों का और शोषण करेंगे। अच्छा, तो दोनों के अपने अपने तर्क थे। इस बीच का रास्ता निकाला गया और इसे एक निदेशक तत्व के रूप में शामिल किया गया कि राज्य इस दिशा में प्रयास करेगा। बाद में 73वें और 74वें संशोधन से इसे साकार भी किया गया। यानी एक ही अनुच्छेद में दो महान नेताओं की सोच का संतुलन कमाल है। बिल्कुल। चलिए आगे उन अनुच्छेदों को देखते हैं जो सीधे सीधे सामाजिक सुरक्षा से जुड़े हैं। जैसे अनुच्छेद 41, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। हाँ, यह अनुच्छेद कहता है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता जैसी स्थितियों में लोगों की मदद करेगा। तो हमारी जो पेंशन योजनाएं हैं या मनरेगा जैसी स्कीम, वो सब अपनी प्रेरणा इसी अनुच्छेद से लेती हैं। ये राज्य का अपनी सबसे कमजोर आबादी के प्रति एक कर्तव्य है। और सिर्फ मदद ही नहीं, काम की जगह को बेहतर बनाने की भी बात है। अनुच्छेद 42 काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। इसके दो हिस्से हैं और दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। बताइए। पहला, काम करने की जगह इंसानी होनी चाहिए, मतलब सुरक्षित और स्वस्थ। और दूसरा, प्रसूति सहायता, मैटरनिटी लीव। जी, आज महिलाओं को जो मातृत्व अवकाश मिलता है वो कोई तोहफा नहीं है, वो इसी संवैधानिक निर्देश का नतीजा है। तो काम की जगह बेहतर हो गई। अब मजदूरी की बात करते हैं। यहीं पर शायद अनुच्छेद 43 आता है, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। नोट्स में लिविंग वेज लिखा है। ये न्यूनतम मजदूरी यानी मिनिमम वेज से अलग कैसे है? बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, न्यूनतम मजदूरी सिर्फ जिंदा रहने के लिए होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, बस। लेकिन निर्वाह मजदूरी या लिविंग वेज का मतलब है एक ऐसी मजदूरी जिससे व्यक्ति न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी कर सके, बल्कि अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और थोड़ा मनोरंजन जैसी चीजों पर भी खर्च कर पाए, एक सम्मानजनक जीवन जी सके। ये तो एक बहुत ऊंचा लक्ष्य है। बिल्कुल है। और इसी में दो और हिस्से भी जोड़े गए हैं बाद में, 43 का और 43 का। हाँ, वो क्या है? 43 का उद्योगों के मैनेजमेंट में मजदूरों की भागीदारी की बात करता है, जो औद्योगिक लोकतंत्र का विचार है। और 43 का सहकारी समितियों को बढ़ावा देने की बात करता है, जैसे अमूल। एकदम सही। अमूल जैसे सफल मॉडल का आधार यही है। अब उस अनुच्छेद पर आते हैं जो शायद इन सब में सबसे ज्यादा राजनीतिक और सामाजिक बहस का केंद्र रहा है। अनुच्छेद 44। हाँ, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। जी, ये अनुच्छेद कहता है कि राज्य पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे व्यक्तिगत कानून, जैसे शादी, तलाक, विरासत, ये सब बनाने का प्रयास करेगा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि धर्म के आधार पर अलग अलग कानूनों की जगह एक ऐसा कानून हो जो सभी पर, खासकर महिलाओं पर, समान रूप से लागू हो। लेकिन ये बहुत ही संवेदनशील और जटिल विषय रहा है। तो इसीलिए इसे एक निदेशक तत्व के रूप में रखा गया, न कि मौलिक अधिकार। बिल्कुल। संविधान निर्माता भी इसकी जटिलता को समझते थे। ठीक है, अब एक ऐसे अनुच्छेद की बात करते हैं जो अपनी मंजिल पा चुका है। अनुच्छेद 45 जो बच्चों की शिक्षा से जुड़ा है। नोट्स में लिखा है कि 86वें संशोधन के बाद ये बदल गया। ये क्या कहानी है? ये कहानी दिखाती है कि निदेशक तत्व असल में काम कैसे करते हैं। अच्छा। पहले अनुच्छेद 45 कहता था कि राज्य 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा। दशकों तक ये एक लक्ष्य बना रहा। और फिर 2002 में 86वें संशोधन के जरिए सरकार ने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया और शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 क के तहत एक मौलिक अधिकार बना दिया। वाह, तो एक निदेशक तत्व एक मौलिक अधिकार में बदल गया। बिल्कुल। और जब वो लक्ष्य पूरा हो गया तो अनुच्छेद 45 का विषय ही बदल दिया गया। तो अब ये क्या कहता है? अब ये 6 साल से कम उम्र के बच्चों की देखभाल और शिक्षा, मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात करता है।
जिसे हम आंगनवाड़ी व्यवस्था के जरिए देखते हैं। ये तो संविधान के जीवंत होने का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। ये वाकई कमाल है। अब आते हैं अनुच्छेद 46 पर, जिसमें SC, ST और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है। ये अनुच्छेद राज्य को एक साफ निर्देश देता है कि वो समाज के कमजोर वर्गों, खासकर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा और उन्हें शोषण से बचाएगा। हाँ, उन्हें हर तरह के सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाएगा। आरक्षण की नीति हो या अत्याचार निवारण कानून, उन सब की संवैधानिक बुनियाद यही अनुच्छेद है। और सामाजिक सुधार की ही बात करता है अनुच्छेद 47। पोषाहार, जीवन स्तर और साथ ही शराब पर प्रतिबंध का भी जिक्र है। हाँ, ये राज्य का कर्तव्य बताता है कि वो लोगों की सेहत और पोषण का ध्यान रखें, और इसी कर्तव्य के तहत उसे नशीले पेय और हानिकारक दवाओं पर रोक लगाने का प्रयास करना चाहिए। भारत के कुछ राज्यों में जो शराबबंदी लागू है, वो इसी अनुच्छेद का हवाला देते हैं। जी, वो इसी को अपना आधार बताते हैं। अब हम लगभग अंत की ओर है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ाने की बात करता है। जी, और इसी में गाय और दूसरे दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने का भी निर्देश है। ये एक और अनुच्छेद है जिस पर काफी बहस होती रहती है। और इसी में 48 क भी जोड़ा गया है। हाँ, जो पर्यावरण, जंगल और वन्य जीवों की सुरक्षा की बात करता है। ये दिखाता है कि समय के साथ पर्यावरण एक बड़ी चिंता बना और संविधान ने उसे भी अपने लक्ष्यों में शामिल कर लिया। और पर्यावरण के साथ साथ हमारी ऐतिहासिक धरोहरों की भी चिंता है। अनुच्छेद 49 महल से लेकर पुराने किलों तक हमारी पहचान से जुड़ी हर धरोहर को बचाने की जिम्मेदारी राज्य की है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। ये सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है, लेकिन ये लोकतंत्र की नींव है। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार यानी कार्यपालिका और अदालतें यानी न्यायपालिका दोनों अपना अपना काम करें, एक दूसरे के काम में दखल न दें। बिल्कुल। जज की नियुक्ति से लेकर इनके काम तक सब कुछ सरकारी प्रभाव से मुक्त होना चाहिए, ताकि न्याय निष्पक्ष हो सके। और आखिर में अनुच्छेद 51 जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है। ये हमारी विदेश नीति का आधार है। अच्छा। ये कहता है कि भारत दुनिया में शांति बनाए रखने, देशों के साथ सम्मानजनक संबंध रखने और आपसी विवादों को बातचीत से सुलझाने को बढ़ावा देगा। हमारी पंचशील और गुटनिरपेक्षता की नीतियां इसी सोच से निकली थीं। तो ये थे अनुच्छेद 36 से 51 तक। नोट्स में इन्हें 3 श्रेणियों में भी बांटा गया है, समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक। हाँ, ये वर्गीकरण संविधान में तो नहीं है, पर समझने के लिए बहुत अच्छा है। समाजवादी सिद्धांत आर्थिक बराबरी पर जोर देते हैं, जैसे 38-39। सही। गांधीवादी सिद्धांत गांधी जी के विचारों को दर्शाते हैं, जैसे ग्राम पंचायत या नशाबंदी। 40 और 47। और उदार बौद्धिक सिद्धांत जैसे समान नागरिक संविदा या शक्तियों का बंटवारा, ये आधुनिक और तर्कसंगत शासन की बात करते हैं। अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। अगर ये सिद्धांत कोर्ट में लागू नहीं हो सकते, तो मौलिक अधिकारों के साथ टकराव होने पर क्या होता है? नोट्स में कुछ अदालती मामलों का जिक्र है। यही वो जगह है जहां असली रस्साकशी हुई है। शुरू में 1951 के चंपकम दुराई राजन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार ऊपर हैं, अगर दोनों में टकराव होगा तो मौलिक अधिकार ही जीतेंगे। लेकिन ये सोच हमेशा एक जैसी नहीं रही है ना? बिल्कुल नहीं। धीरे धीरे कोर्ट को एहसास हुआ कि आप दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं। 1980 के मिनर्वा मिल्स मामले में एक ऐतिहासिक फैसला आया। क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार और निदेशक तत्व संविधान की गाड़ी के 2 पहिए हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। मतलब दोनों के बीच संतुलन जरूरी है। हाँ, और कोर्ट ने कहा कि ये संतुलन संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, आप इसे बदल नहीं सकते। और 2008 का अशोक कुमार ठाकुर मामला? उस मामले ने इस संतुलन को और भी साफ कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार हमें राजनीतिक लोकतंत्र देते हैं, वोट देने और बोलने की आजादी। हाँ, लेकिन निदेशक तत्व हमें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की ओर ले जाने का रास्ता दिखाते हैं। सम्मान से जीने और बराबरी का अधिकार, एक के बिना दूसरा बेमानी है। तो इन नोट्स का सार ये है कि नीति निदेशक तत्व सिर्फ अच्छे विचार नहीं है, ये हमारे संविधान की अंतरात्मा है। एकदम सही। ये वो मंजिलें हैं जिनकी तरफ भारत को लगातार चलते रहना है। बिल्कुल। ये लागू करने योग्य नहीं है, पर ये शासन के लिए मूलभूत हैं। कोई भी सरकार, कोई भी कानून इनकी अनदेखी नहीं कर सकता। ये वो पैमाना है जिस पर हम अपनी सरकारों के काम को मापते हैं। ये एक बेहतर भारत का सपना है जो संविधान में लिखा गया है। हाँ,
इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। ये सिद्धांत राज्य के लिए एक नैतिक जिम्मेदारी है, पर क्या एक नागरिक के तौर पर हमारी कोई भूमिका नहीं है? क्या समान काम के लिए समान वेतन की मांग करना, पर्यावरण की रक्षा करना या वैज्ञानिक सोच को अपनाना सिर्फ सरकार का काम है? या ये लक्ष्य हमें एक बेहतर समाज बनाने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर भी कोई जिम्मेदारी देते हैं?